हेलो बच्चों, हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया है 11th बायोलॉजी के अंतर्गत वो है हमारा कोशिका, जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पादप और जंतु कोशिका जो होती है उसमें क्या अंतर होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखे थे। अब ये आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि एक यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है मालूम है ना, कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर सुविकसित केंद्रक हो। आ रही बात समझ। और दूसरा यानी जितना भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो हम बोले डीएनए या फिर आरएनए जो होता है, वो जो अनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और वो केंद्रक सुविकसित होता है। सुविकसित होने का मतलब केंद्रक झिल्ली जो है वो पाई जाती है। मतलब ये हो गया हमारा कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये केंद्रक और इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ इसमें पाया जाता है। प्लस दोहरी झिल्ली युक्त या झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो कोशिका हमारी यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो 1 बाय 1 पार्ट हम हैं वो पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो इसके विभिन्न अंग होते हैं उनके विषय में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई किस में जाती है? फर्स्ट वन इज पादप एंड सेकंड वन इज जंतु। तो पादप और जंतु कोशिका जो होती है उन्हीं के बारे में हमको डीपली पढ़ना है कि कैसे उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है। तो वही सब कुछ हमें इस वीडियो के अंतर्गत देखना है। तो सबसे पहले देखो यूकैरियोटिक कोशिका जो है एग्जाम्पल क्या है इसका, पादप और जंतु। और इसके अंदर केंद्रक विकसित होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये सब चीजें नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। तो अब देखो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एग्जाम्पल हो गया पादप और जंतु। फिर है इस कोशिका की यानी यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना व कार्य हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जंतुओं में तो नहीं होती लेकिन पादपों के अंदर क्या होती है, बाहर एक जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेकंड ये तो हो गई क्या, कोशिका भित्ति। और फिर इसके अंदर क्या आएगी, कोशिका झिल्ली। समझ आ रही है बात? तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली होगी। फिर यहाँ पर इस झिल्ली के अंदर तरल भरा रहता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर आता है इस कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ अंग कोशिका संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। तो ये कोशिकांग जो होते हैं एकल झिल्ली युक्त, मतलब सपोज ये कोई अंग है, कोई कोशिकांग है जो कि कहाँ पाया जा रहा है, इस द्रव्य के अंदर, इस कोशिका द्रव्य के अंदर। अगर इसके चारों तरफ अगर झिल्ली है तो अगर झिल्ली की संख्या 1 है तो वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइसोसोम होता है और सुषमकाय। सुषमकाय जो होता है, लाइसोसोम तो पाचन की क्रिया को होने में मदद करता है और सुषमकाय छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती है। सिफेरोसोम वगैरह 3 तरीके की है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन हाँ, ये ऐसी संरचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है और उनके चारों ओर सिर्फ एक सिंगल झिल्ली पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है। झिल्ली का मतलब परत होती है, ठीक है। फिर आता है दोहरी। दोहरी का मतलब क्या होता है, दो। तो झिल्ली पाई जाएगी लेकिन कितनी होगी संख्या, इस तरह से 2 होगी। तो इसके एग्जाम्पल है लवक और माइट्रोकॉन्ड्रिया। नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से हैं। ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर आता है कला रहित, मतलब जिनमें झिल्ली नहीं होती। तो वो कोशिकांग कौन से हैं, पहला है राइबोसोम और दूसरा है तारकाय। आगे बात समझ में? तो ये सारे कोशिकांग जो हैं उनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है एक एक, क्या क्या इनकी संरचना है, क्या क्या इनके काम है। तो हम लोग वीडियो के अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कैसे होती है, क्या इसके काम होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो बच्चों, हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका की एग्जाम्पल क्या है, पादप और जंतु, ठीक है। अब पहला पार्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो कोशिका भित्ति।
कोशिका भित्ति, जब हमने पादप और जंतु में अंतर देखा तो जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, मतलब पाई ही नहीं जाती। किसमें पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? मेन जो कंटेंट होते हैं इसके सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, उनसे बनी हुई होती है। तो कौन कौन से होते हैं? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैकिटीन, ठीक है, इनसे मिलके बने होते हैं। प्लस इनमें कुछ पदार्थों का जमाव होता है जिसकी वजह से इसकी मोटाई बढ़ती है। ठीक, जैसे कि लिग्निन और सुबिरिन होता है ना, कि सब्जी हम बना रहे हैं किस चीज की, सपोज बैंगन की बना रहे हैं, लेकिन सब्जी कम पड़ रही है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं? आलू, है ना। तो जो मेन कंटेंट था, सब्जी तो थी किसकी? बैंगन की। तो वैसे ही जो हमारे पादप कोशिका भित्ति वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कंटेंट जो है वो जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी मोटाई क्या होती है? बढ़ती है, जैसे कि लिग्निन और सुबिरिन। इससे जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई बढ़ती है, प्लस कोशिका भित्ति में क्या आती है? मजबूती आती है। समझ आया? अब उसके बाद है फंजाई या कवक, जिसको हम कहते हैं, हम लोगों ने विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है 9th क्लास में। क्या 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 होता है? मोनेरा होता है, मोनेरा होता है, फिर प्रोटेस्टा होता है, फिर फंजाई होती है जिसको हम कवक कहते हैं, फिर प्लांट होता है और फिर एनिमल होता है। 5 कैटेगरी होती है ना, तो उसी में जो कवक आती है, जो फंजाई होती है, उसकी भी कोशिका भित्ति होती है उसमें भी, और वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जीवाणु जो होती है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक, है ना। तो जीवाणुओं के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन और यूरिन नामक पदार्थों से क्या बनती है? कोशिका भित्ति बनती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। क्या है कि पादप कोशिका भित्ति तो सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैकेटिन की बनती है, जबकि जीवाणु जो होती हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन नामक पदार्थों से बनी हुई होती है। समझ आ गया? अब आता है, ये तो हो गई कि किन किन पदार्थों से बनी हुई होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन सी परतें होती है, उनका निर्माण किन परतों से होता है। तो देखो, यहाँ पर पहली आती है मध्य पटलिका, दूसरी होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति और तीसरा होता है द्वितीय कोशिका भित्ति। और कई कई जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एक तृतीय कोशिका भित्ति होती है वो भी पाई जाती है, पर जनरली ये 3 पाई जाती है। सबसे पहले कौन सी होती है? पहला स्तर, यानी ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, लेकिन इसमें कितने स्तर पाए जाएंगे? पहला मध्य पटलिका, दूसरा आपकी प्राथमिक कोशिका, और फिर तृतीय जो कोशिका भित्ति होती है वो। तो यानी ये कई स्तर होते हैं, ये स्तर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कोशिका भित्ति का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो, पहला स्तर होता है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका का निर्माण कैसे होता है? मध्य पटलिका का निर्माण फ्रेगमोप्लास्ट से होता है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या चीज होती है? आप लोगों ने 8th के अंदर पढ़ा होगा, गोल्जी काय और अंतःद्रवी जालिका, ER, है ना। ये कोशिकांग होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, वो हम देखेंगे। वसा का संचय करना जो गोल्जी काय का काम है, ER जो होता है अंतःद्रवी जालिका जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो इनके अवशेष जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, किसके? गोल्जी काय, ER आदि के। ठीक, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट होते हैं, मतलब इनके अंदर किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेट होते हैं या जो कण होते हैं वो उससे बने हुए अवशेष जो होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जिन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे ना। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं इनके जो कोल्जिकाए और ER के जो अवशेष हैं वो क्या होते हैं? एक पट्टी के रूप में क्या करना शुरू हो जाते हैं? जमना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पट्टी के रूप में जमते हैं तो ये पट्टी हमारी क्या कहलाती है? कोशिका पट्टी कहलाती है। जैसे सपोज अगर मैं इसको लूं, यहाँ पर ये कोशिका है, ठीक। अब इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका में क्या होगा? जो ER हो गया, अंतःद्रवी जालिका हो गई और गोल्जी काय के जो अवशेष होंगे वो ऐसे जमना शुरू होंगे। ठीक है, ये एक पट्टी जैसी स्ट्रक्चर बन गई, इसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका पट्टी। जब ये पूरी तरह से बन जाएगी और ये कोशिका 2 में डिवाइड हो गई, पहली और दूसरी, तो ये जो जमाव से बनी ये जो पट्टी है उसे हम क्या कहेंगे? मध्य पटलिका कहेंगे।
आ रही बात समझ में? यानी ऐसी पट्टी जो किसके मध्य स्थित है, दो कोशिकाओं के मध्य स्थित है, पहली कोशिका और दूसरी कोशिका। ये मध्य पट्टिका का निर्माण जब कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन जो होता है उसके बाद जब अंत्य अवस्था जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो जब जीव द्रव्य विभाजन होता है तब ये मध्य पट्टिका क्या होती है, बनती है। यानी पहले तो क्या डिवाइड हो जाता है, अनुवांशिक पदार्थ या केंद्रक डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद हम लोगों ने समसूत्री अधिसूत्री विभाजन पढ़ा है, इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्च और अंत्य अवस्था पढ़ा है ना। तो वो कंप्लीट होने के बाद जीव द्रव्य आधा आधा बटता है, और जीव द्रव्य आधा आधा बटने के लिए पादप में इसका निर्माण होता है, इस मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये मध्य पट्टिका बनती है, और इसने क्या कर रखा है, दो कोशिकाओं को आपस में चिपका रखा है ना, चिपकी हुई है दो कोशिका इसकी वजह से। इवन दो कोशिकाओं का निर्माण भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मध्य पट्टिका बनी है। अब मध्य पट्टिका जो है, ये सपोज आपको मैंने जो डार्क डार्क इसमें बता रखी है, ये मध्य पट्टिका है, और ये सेल नंबर 1 है, और ये सेल नंबर यानी कोशिका 1 और कोशिका 2 है। अब उसके बाद इस मध्य पट्टिका के जो दोनों ओर, ये देखो आपको मैंने ऐसे ऐसे जैसे सांप चलता है रेंगता हुआ, वैसे एक स्ट्रक्चर बना रखी है। तो वो जो है, यानी इस मध्य पट्टिका के दोनों ओर इस तरीके से और इस तरीके से नेक्स्ट लेयर पाई जाती है कोशिका भित्ति में, जो कि कहलाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, ये पतली होती है और लचीली होती है, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें पैक्टिन जो है उसका जमाव होता है। सारे पॉलीसेकेराइड से ध्यान रखना, ठीक है, कंटेंट। फिर उसके बाद ये दोनों तरफ क्या हो गई, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर इन कोशिका, यानी ये हो गई हमारी मध्य पट्टिका, ये हमारी होगी कौन सी, प्राथमिक, और फिर आती है हमारी कौन सी, तृतीय कोशिका भित्ति। अब ये तृतीय कोशिका भित्ति जैसे है वो एक लेयर नहीं है, कितनी है, 3 लेयर से मिलके बनी होती है, S1, S2 और S3। S1 को बोलेंगे बाह्य, फिर S2 को बोलेंगे मध्य, और S3 को बोलेंगे अंतः। तो यहाँ पर ये S1 आएगी इस तरीके से, फिर S2 आएगी, और फिर S3 आएगी। तो ये तीनों मिलने के बाद हमारी कौन सी लेयर बनेगी, तीनों के मिलने से द्वितीय कोशिका भित्ति बनती है। ये भी सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लचीली होती है, पर यहाँ पर किसका जमाव होता है, लिग्निन का। लिग्निन वो पदार्थ है जो कोशिका भित्ति को क्या करता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है। अगर लिग्निन उपस्थित अधिक है तो कोशिका भित्ति कैसी होगी, मोटी, और अगर क्या है, लिग्निन कम है तो कोशिका भित्ति क्या होगी, पतली। आ गई बात समझ में? तो यहाँ और ये 3, तो ये तीसरी हमारी इस तरीके से तो देखो कोशिका भित्ति की मोटाई, ठीक है, इसकी वजह से बन रही है। लिग्निन जो पदार्थ होता है उसके जमाव से होता है ना, लिग्निन जो पदार्थ है उसके जमाव से होता है। तो ये जो लिग्निन है वो दो तरीके से जमता है, एक विधि होती है कणाधान, और एक होता है स्थिराधान। सपोज ये द्वितीय हमारी जो कोशिका भित्ति है वो, अगर ये लिग्निन इस पे कणों के रूप में जमा हुआ है ऐसे, तो इस विधि को हम कहेंगे कणाधान, ठीक है। लेकिन अगर लिग्निन किस रूप में जम रहा है, ऐसे पतली पतली परतों के रूप में, है ना, तो क्या कहेंगे, स्थिराधान। तो ये दो विधियां होती है जिससे क्या होता है, कोशिका भित्ति की क्या बढ़ती है, मोटाई जो होती है निरंतर वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये हमारी संरचना हुई किसकी,
कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो है। ठीक है, अब जो है वो अभी हम लोगों ने मेन 2 लेयर देखी, लेकिन कुछ कुछ जो पादप होते हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। बहुत रेयर होती है तृतीय कोशिका भित्ति, जो कि किसके बाद आएगी, द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद आएगी। ये जो है अनावृत बीजी पादप होते हैं। पादप की जो जाइलम होता है, जाइलम का काम क्या होता है बेटा, पानी को जो है वो जड़ों से कहाँ पहुंचाना, तो पानी को जड़ों से लगाकर पत्तियों तक पहुंचाना। उसकी कोशिकाएं होती है जिनका नाम होता है वाहिनिकाएं। तो ये वाहिनिकाओं के अंदर जो है ये पाई जाती है, अदरवाइज नहीं पाई जाती। समझ में आ गया, बाकी पादपों में ये नहीं मिलती। तो द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, अनावृत पादप की जाइलम जो होती है उसकी वाहिनिकाओं की कोशिकाएं जो होती है, ट्रैकिड्स जिन्हें कहा जाता है, उनमें ये पाई जाती है। बात समझ में आई। तो ये हमारी जो कोशिका भित्ति होती है उसकी संरचना होती है। वापस मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। कोशिका भित्ति जो होती है उसमें पहली जो लेयर होती है वो होती है हमारी मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका का काम होता है दो कोशिकाओं को बीच से जोड़ना, जिसमें क्या होता है, गोल्जी काय हो गया और ईआर जो होते हैं उनके अवशेष होते हैं जिनको फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। इन फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से जो है इस मध्य पट्टिका का निर्माण होता है। फिर हमारी नेक्स्ट लेयर आएगी प्राथमिक कोशिका, जो भित्ति की लेयर होती है वो आती है, यानी प्राथमिक जो भित्ति होती है वो आती है। फिर आती है द्वितीय भित्ति। द्वितीय भित्ति जो होती है वो, उसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, S1, S2 एंड S3। और कुछ जो पादप होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आवृत बीजी, जो सॉरी अनावृत बीजी, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर हम ये कहें कि जो फल होता, जो बीज होता है वो फल से ढका हुआ नहीं होता। नग्न बीजी जो पादप होते हैं वो अनावृत बीजी पादप होते हैं। और अनावृत बीजी पादपों के जो जाइलम होता है, यानी वो उत्तक जो पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, उस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं, वाहिनी का 4 तरह की कोशिकाएं होती है, उनमें से एक टाइप होता है वाहिनिका। वाहिनिकाओं के अंदर जो तृतीय कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, एल्स नहीं पाई जाती। समझ में आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, कोशिका भित्ति। अगर कार्य की बात करें तो आप क्या काम देते हैं कोशिका भित्ति के, कोशिका के भित्ति के अंदर काम है कि ये जो पादप कोशिका है उसकी सुरक्षा करती है क्योंकि हार्ड होती है ना। फिर सेकेंड है कि कोशिका को क्या करती है, शेप प्रदान करती है। और जो कोशिका विभाजन होता है वो इसी वजह से तो हो रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था कि एक कोशिका जो है वो 2 में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो पादप जो होते हैं उसके अंदर कोशिका विभाजन में मदद करती है, पादपों की कोशिका को शेप देती है, उसकी सुरक्षा करती है। तो ये काम किसके हो गए, कोशिका भित्ति के हो गए।